नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हूं एक बार फिर एक और हफ्ते लेकर बातचीत किसानों की, किसानी की और खेती की। आज मंडी.com में एक बार फिर हम एक प्रगतिशील किसान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलने जा रहे हैं जो केवल किसानी ही नहीं करता है बल्कि अपने साथ एक पूरी खेती की प्रयोगशाला लेकर चलता है। खेती की प्रयोगशाला जिसने विकसित की है और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी करीब करीब 25 देशों से उसके प्रयोगशाला में लोग आते हैं और वहां से चीजें सीख कर जाते हैं। क्या किया है इन किसान ने, इस बारे में हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा जिले से प्रेम सिंह जुड़ रहे हैं मंडी.com में। और प्रेम सिंह वैसे लगभग देखा जाए तो करीब 3 दशकों से ज्यादा का कृषि का, खेती का अनुभव है और एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बहुत बदनाम है इस मामले में कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, धरती फट जाती है और कई बार जो दुखी और परेशान किसान हैं उनकी आत्महत्याओं की खबर के लिए भी ये क्षेत्र जो है वो चर्चित रहता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इसी क्षेत्र से निकले प्रेम सिंह चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने खेती में एक सफलता का मॉडल तैयार किया है। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com पे। नमस्कार। तो प्रेम सिंह जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि ऐसे क्षेत्र में जहां खेती एक तरह से अभिशाप के तौर पे कुख्यात है, वहां आप खेती के कारण कैसे विख्यात हो गए? भुवन जी, ये तो एकदम संयोग की बात विख्यात कैसे हो गए, तो ऐसा कुछ हो गया। मैं भी जैसे सारे किसान होते हैं वैसे ही साधारण से किसान परिवार में पैदा हुआ और 86 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लौट के आया और ये तय किया कि खेती करेंगे। और 2 साल में मुझे ये पता चल गया कि जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं उससे हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो 89 आते आते हमने काफी विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया। उसके पहले तक जो भी हम पैदा करते थे, 2-2.25 लाख रुपया पैदा होता था हमारा, उसमें ज्यादातर हिस्सा हमारा चला जाता था डीएपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पशु आहार, इस तरह के बहुत सारे चीजें, बैंक की ब्याज, ट्रैक्टर की किस्त, इनमें सब चला जाता था, हमारे पास बचता नहीं था जी। तो हमारे लिए निर्णय लेना था कि हम या तो खेती छोड़ें या तो फिर कोई विकल्प में जाएं। तो विकल्प में काम करना शुरू किया और मेरा सौभाग्य रहा। 2 नामों को यहाँ पर मैं कृतज्ञता पूर्वक लेना चाहूंगा। एक नानाजी देशमुख, 1992 में मैं गया वहाँ, 2 साल उनके साथ रहा, यही एमबीए करने के। पहले मैंने यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन से एमए किया, फिर इसके बाद एमबीए करने चला गया। मुझे लगा कि शायद हम अभी कुछ कम जानते हैं इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं। तो 92 में, और वहीं पर श्री ए नागराज जी से भेंट हुई जो सह अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं। और उसके बाद से मेरा पूरा देखने का नजरिया बदल गया। उस नजरिए के बदलाव के बाद जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों से हम कर्ज से भी मुक्त हुए और बहुत माने 95 2000। प्रेम सिंह जी, अब मुझे थोड़ा ये बताइए, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो बातचीत है वो केवल प्रभाव छोड़ने वाली ही न होके रह जाए। वो दरअसल जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए ये लाभप्रद हो सके, वो कुछ इससे जान के और उसको अपनी खेती में भी उतार सकें। तो ये जो सह अस्तित्ववाद से आपने कहा कि आपने जो सीखा और उसके बाद सब कुछ जो कर्ज था और जो दूसरी मुश्किलें थी खेती की, उससे आप मुक्त हो गए। किया क्या आपने खेतों में, किस तरह से उसको लागू किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला काम तो संतुलन का हुआ। तो हुआ ये कि हम जितना पानी लेते हैं उतना पानी हम रिचार्ज करने लगे, माने तालाब में आ गए। और एक निश्चित हिस्से में हमने बागवानी की तो हमारा खर्चा भी घट गया, उत्पादन भी बढ़ गया और आमदनी इकट्ठी, और बाद में इकट्ठा पैसा मिल जाता है, उससे हमें बहुत राहत मिली। तीसरा काम हमने किया, बहुत प्रकार के पशुओं को पाला। मेरी ये समझ में आया कि एक प्रकार की खाद से हम अपने उत्पादन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं, तो जैसे बकरी प्रजाति की या मींगनी देने वाली जितने पशु हैं उनमें मिनरल बहुत अधिक होता है।
पक्षी प्रजाति के जितना है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक होता है। और इसी प्रकार से जब हम मछली पालते हैं तालाब में और तालाब के पानी से सिंचाई करते हैं तो 30% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वो इतना मिनरलाइज और ये होता है। और चौथा काम ये माने जो गाय और भैंस है, गाय में माइक्रोब्स होता है, ये सब लोग जानते हैं, और बाकी जानवरों में कार्बन बहुत अधिक होता है। तो इन सबको मिक्स करके हम खाद में आए, तो हम क्रमशः निकलते गए। इसको मैं अगर नट सेल में कहूं तो ये कि खाद, बीज, पानी और ऊर्जा, ये चारों चीजों में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे जी। यानी ये हमारे सब। आपने जिन दो व्यक्तित्वों का नाम लिया प्रेम सिंह जी, जिनको आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसमें एक नाम तो बहुत ही चर्चित है और जाना माना नाम है नानाजी देशमुख का। और नानाजी देशमुख ने जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे याद आता है कि उन्होंने ही एक तरह से पूर्ण स्वावलंबित गांव जो है उनका एक अवधारणा उन्होंने दी और बुंदेलखंड में बहुत सारे गांवों को उन्होंने खड़ा भी किया। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्योंकि दर्शन की पढ़ाई करके आए थे और अभी अभी जो बातें आपने बताई हैं वो कृषि से संबंधित बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने जो चीजों को देखा, समझा और किया, तो इसमें ये जो शिक्षा आपको मिली या ये जो जानकारियां मिली, इसमें क्या नानाजी देशमुख का जो आंदोलन था उससे आपको मदद मिली या कहाँ से आपने ये जानकारियां जुटाई? देखिए, नानाजी देशमुख से मुझे सामाजिक दायित्वों के निर्वाह पूर्वक ही हम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, ये चीज मिली। ये मेरे अनुभव से आई सर। ये जो चीजें आई ये लर्निंग बाय डूइंग से आई। हम असफल होते रहे, फिर सफल होते रहे। एक प्रकार की खाद बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 30-40 प्रकार की खादें बनाई हमने। फिर उससे धीरे धीरे आया कि ये सबसे कॉम्पिटेबल खाद है। और मैं ये भी इसमें सभी आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सब जगह के लिए एक ही खाद पर्याप्त नहीं होती है। अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग प्रकार की जो आपके सॉइल नेचर है वो होगा, तो इसमें रिसर्च करनी ही पड़ेगी। ये बातचीत हम जारी रखेंगे और अभी तक हमने आपके प्रकृति और समाज के साथ जो सामंजस्य है, संतुलन है, उस पर ये बातचीत आपसे समझी। अब कार्यक्रम के अगले हिस्से में इस पूरे बातचीत का जो व्यावसायिक पक्ष है, जो कमर्शियल एंगल है, उसको समझेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अभी ब्रेक से लौटने के बाद मंडी.com जारी रहेगा प्रेम सिंह के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में, और हम बात कर रहे हैं आज प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह से, जो हमारे साथ बुंदेलखंड के बांदा जिले से जुड़े हैं। और अभी हमने कार्यक्रम के पहले हिस्से में जाना कि प्रेम सिंह से कि किस तरह उन्होंने बुंदेलखंड जैसे इलाके में, जहां खेती हमेशा एक कठिन काम माना जाता रहा है, वहां पे खेती में कई सारे प्रयोग किए और कैसे उन्होंने बदलाव खड़ा किया। लेकिन इन बदलावों के साथ प्रेम सिंह जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि एक सामाजिक दायित्व पूरा करना तो एक बात है, लेकिन जब किसान का जो व्यावसायिक उसकी जरूरतें हैं वो इस खेती से कैसे पूरी होती हैं, या अगर आप मुझे बता सकें कि आपकी खेती कितने एरिया में आपने किया है, जो आमदनी आपकी है वो किस तरह से निकलती है प्रति एकड़ के या बीघे के हिसाब से, अगर आप बता सकें, और कैसे आपने इसको, जिसको कमर्शियल कंपैटिबिलिटी कहते हैं, कि व्यावसायिक रूप से ये सस्टेनेबल कैसे बनाया है। जी,
देखिए सर, मैं पूरी अपनी खेती को आवर्तनशील खेती नाम दिया है हमने। उसके 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है सेल्फ सफिशिएंसी। तो 5 चीजों में सेल्फ सफिशिएंसी आपको मैं बता चुका। दूसरी है समृद्धि। तो लाभ नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो समृद्धि के लिए प्राकृतिक नियमों के अनुसार खेती करनी पड़ेगी। तो उसका जो क्रक्स है समृद्धि का, वो ये है कि प्राकृतिक अपनी जमीन की उर्वरता को बिना घटाए हुए खेती करनी है। दूसरा काम उसमें यह है कि जो नियम है उसी के अनुसार खेती करनी है। जैसे ही उस नियम को विरोध करेंगे तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो और सरल हो जाता है। तीसरी चीज है, हम जो कुछ भी पैदा करें उसको सीधे बाजार न ले जाएं, उसको प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद हम मालिक बनते हैं। जैसे प्रकृति से कोई चीज बनती है, एक उदाहरण लेने, जैसे आलू को ले लें हम, तो आलू का बीज मैंने नहीं तैयार किया, नेचर ने दिया। हमने केवल मेहनत की और उसको समय से बो दिया और निकाल लिया। नेचर की वजह से वो मल्टीप्लाई हुआ और ज्यादा हो गया। अभी भी मैं उसका मालिक नहीं बना, लेकिन उस आलू में जब अपना बौद्धिक और शारीरिक श्रम लगाता हूँ, माने उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी गुणवत्ता बढ़ाता हूँ, तब मैं जाके उसका मालिक बन जाता हूँ। जैसे ही मैं उसका मालिक बना, वैसे ही मैं उसका मूल्य लगा पाता हूँ। इसके पहले इसी तरह, इसीलिए पूरी धरती का कोई भी किसान जमीन से पैदा की हुई, प्रकृति से पैदा हुई किसी चीज का सीधे मूल्य इसलिए नहीं लगा पाता है क्योंकि उसकी है ही नहीं। जी उसकी अपनी तब बनती है जब उसको प्रोसेस करेगा, जी तब जी वो जाके उसका मालिक, जी प्रेम सिंह जी, अब इस तभी चरण, समृद्धि आती है। जी अब इस चरण तक तो हम आ गए कि प्रोसेसिंग किया या उसका जो गुणवत्ता उसमें सुधार किया, पैकेजिंग किया। नेचुरली वो प्रोसेसिंग के बाद आप पैकेजिंग करेंगे, लेकिन इसके बाद जब बाजार की बात आती है तो फिर आपने क्या किया? बाजार तक आपने अपने उत्पादों को कैसे पहुंचाया और कैसे ये सुनिश्चित किया कि उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिले बाजार से, यानी मार्केटिंग उसकी कैसे किया? सर, इसके लिए तो मैंने एक सिद्धांत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। तो उस सिद्धांत से हम चले और हम पूरे मन लगाकर अपनी चीजों को पैदा करते रहे और धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती गई और माउथ पब्लिसिटी इसमें चली रही। मैंने आज तक कभी कहीं प्रचार नहीं किया, मैं कभी नहीं बताता हूं कि मैं क्या बनाता हूं, लेकिन हमारा भगवान की कृपा से 15-20 प्रकार की चीजें मैं अकेले नहीं बनाता हूं। अब हमने अपने पूरे गांव और आसपास के लोगों को भी इसके लिए उत्साहित किया है और यहाँ पर हमने एक शोरूम अपने फार्म हाउस में ही बना रखा है, तो वो लोग भी अपने सामान को आकर यहाँ पर रख जाते हैं और पूरे जिले भर में विख्यात है और बाहर भी हमारा बहुत सामान जाता है, तो हम उसको वहां से भेजते रहते हैं। तो उसमें सिद्धांत यही है कि जब हम गुणवान चीजें बनाते हैं तो उसकी ख्याति चारों तरफ जाती ही है। जी दूसरा उसका उदाहरण मेरे पास ये आया कि जब वही ग्राहक, उपभोक्ता और उत्पादक का सह संबंध होना चाहिए। अभी तक 2 प्रकार के काम हुए, या तो उत्पादकों का एक गिरोह बना देते हैं जिसको एफपीओ कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स का फोरम का कम्युनिस्ट आ जाते हैं तो कंज्यूमर्स का गिरोह बनाने लगते हैं, और ये आ जाते हैं राइटिस्ट तो ये कहने लगते हैं कि नहीं भाई इनका गिरोह बनाओ उत्पादकों का। मैं ये कहता हूं कि उत्पादक और उपभोक्ता सह संबंध से ही हम समृद्धि पा सकते हैं। जो आदमी हमारे यहाँ आता है सर, मैं आपको अपनी उससे कहता हूँ, उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो 2 लेने आता है, 4 लेके जाता है और 4 जगह बताता है। प्रेम सिंह जी, आप अगर थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपने कई सारी चीजें की हैं, आपने सामान्य खेती भी की है, आपने बागवानी भी की है और आप पशुपालन भी कर रहे हैं, तो इसका अनुपात जो है वो क्या? अगर कोई किसान के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि किसी के पास 2 एकड़ जमीन है या आप मान लीजिए कि 4 एकड़ जमीन है, तो उसमें किस अनुपात में वो अपने संसाधनों का बंटवारा करे, जमीन का और दूसरे जो उसके पास इन्वेस्टिंग के लिए जो मनी है उसका? बहुत बढ़िया। हम 1/3 खेत के लिए, पशुपालन के लिए, और 1/3 खेत बागवानी के लिए रिजर्व करते हैं। लेकिन यह प्रोपोर्शन तब घट या बढ़ जाता है यदि जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में यदि सामूहिक जंगल 10%, 5% जितना है उतना अपना व्यक्तिगत घटा सकते हैं, क्योंकि नेचर के लिए भी यह संतुलन
33% वन पृथ्वी में होना चाहिए, और मैं अगर 10 बीघे का या 2 बीघे का या 5 बीघे का मालिक हूँ तो उसके 1/3 में मेरा कर्तव्य है। तो मैं अपने उस जो सामूहिक कर्तव्य के भाव से भी अलग हो जा माने वो भी मेरा पूरा हो जाता है, और आमदनी 7 से 8 गुना आमदनी बढ़ जाती है, और उसमें लगने वाली लागत घट जाती है। और 1/3 पशुपालन के लिए वो रोटेशनल रखते हैं सब। 1/3 में जे 1 साल या 2 साल जिसमें चारागाह या चारे के लिए फसलें की, उसमें दूसरे साल दूसरी अनाज, दालें, तिलहन वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह करते हैं, और उनको दूसरे उसमें कर देते हैं, तो वो भी उतना ही उपजाऊ हो जाता है। और जब बाग बड़ा हो जाता है तो इसको पूरा बाग में और फिर उसका पोर्शन घटा के उसको दूसरे रूप में ले लेते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि 2 एकड़ का काश्तकार, जैसे मैं भी 4 एकड़ का ही काश्तकार हूँ, 4.5 एकड़ का। 4.5 एकड़ में मैं यहाँ पर 10 लोगों को परमानेंट रोजगार दे पाता हूँ, और 10 से 15 लाख रुपए खूब आराम से निकलता है। ज्यादातर हमने अपने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, जैसे मुर्गी पालन है, तो मुर्गी पालन में हमने एक परिवार को दे रखा है कि आप इसकी आमदनी सब आती, बाकी चीज हमारे देख लीजिए। तो उसकी बीट हमें चाहिए, वो बीट हमें मिल गई, दाना हमने दे दिया, और उन्होंने हमारा काम सधा दिया, तो हमारे ही खेत में वो भी मालिक, हम भी मालिक। इसी तरह किसी को मछली पालन करवा दिया, बकरी पालन करवा दिया। इस तरह से हमने एक बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना रखा है यहाँ पर, और 10 परिवारों को 4-5 एकड़ में ही हम 10 परिवारों के लिए पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। जी प्रेम सिंह जी, मैं समझ गया। ये जो सारी बात आपने बताई बहुत ही उत्तम बात है, लेकिन इसमें एक ये पक्ष एक बार फिर जुड़ रहा है जो मैं बिल्कुल शुरू में कह रहा था, जो खेती की प्रयोगशाला वाली बात है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद हम समझेंगे कि ये जो खेती की प्रयोगशाला है, जिसमें कि कई चीजें ऐसा लग रहा है कि सीखने की हैं, जो आम किसान सीख सकता है, उसको वास्तव में कैसे सीख सकता है। क्या कोई संस्थागत तरीका कोई एक विकसित किया है प्रेम सिंह ने, जो दूसरे किसानों के लाभ में आ सके, ये जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट कॉम। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी .com में, और हम आज बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह से, जो बुंदेलखंड के बांदा जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। और अब तक की इस बातचीत में हमने जाना कि कैसे समाज और प्रकृति दोनों के साथ सामंजस्य बिठाने के बावजूद व्यावसायिक तौर पे एक सफल खेती का मॉडल विकसित किया है प्रेम सिंह जी ने। प्रेम सिंह, जो बात अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कही थी, उसी को अब मैं सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये पूरा आपने तंत्र, एक तरह से व्यवस्था विकसित की है, जो सालों का आपने कहा कि हिट एंड ट्रायल बेसिस पर आपने किया, असफल हुए, फिर किया, फिर असफल हुए, और इस तरह से आप एक तरह से ये आपने प्रयोगशाला विकसित की है। और ये तभी आगे बढ़ेगी जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। इसके लिए क्या कोई एक व्यवस्था आपने बनाई है, कोई तंत्र खड़ा किया है, कोई सेंटर है जहाँ की जो किसान आपसे इन चीजों को सीखना चाहें वो जान सकें, सीख सकें? एक प्रारूप दिया है ट्रेनिंग देने का। तो हमारा 4 दिवसीय 5 दिवसीय प्रोग्राम रहता है, अभी 23 तारीख से फिर होने वाला है। तो उसमें हम 5 चीजों को इकट्ठा करके
उसको बताते हैं। इसमें तो नहीं आएगा, वो तो एक बड़ा प्रोग्राम है कि जी 1/3 हिस्सा में बागवानी, दूसरे 1/3 हिस्से में पशुपालन। ये छोटे बड़े के डिजाइन बदल जाएगा, लेकिन इनका रेशियो नहीं बदल सकता है, जी जी क्योंकि जी हमें चाहिए खाद, बीज, पानी वगैरह सब। और तीसरे उसमें खेती अपने लिए करना है, माने अपने घर के लिए खेती करना है, और घर में जो जो लगता है, दालें, अनाज, सब्जी, तिलहन, मिलेट्स, जो कुछ भी चाहिए वो पैदा करें खेत में। और जो अपने खेत से बचे, ये चौथा स्टेप है, जी उसको प्रोसेस करें। बिना प्रोसेस करे बाजार में जाएंगे तो किसान कभी भी आबाद हो ही नहीं सकता। और जो प्रोसेस करने से अपने से बचे, उसके वो सीधे उपभोक्ता पर कैसे जाए, उपभोक्ता से संबंध बने। ये 4 स्टेप हुए, उपभोक्ता के लिए बनाए। जी प्रेम सिंह और जी, 5वां जो अनिवार्य स्टेप है, एक बहुत अनिवार्य है सर इसमें, 5वां स्टेप बहुत अनिवार्य है, जो पूरी दुनिया में जिसको घटा दिया जाता है खेती जी में, जी कि जो भी मेरे घर में आए उसका एक हिस्सा मेरे पड़ोस के न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित लोगों के में बटे। जब तक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं किसान करेगा, कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने अपनी खेती में 5वां स्टेप इसको जोड़ के रखे। जी जी प्रेम सिंह, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप ये जवाब दें। आपने कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने पहले ये भी कहा कि आप क्योंकि गुणवत्ता ऐसी देते हैं कि उपभोक्ता खुद खोज के आपके पास आ जाते हैं। ये बांदा के लिए तो ठीक है, लेकिन जो महानगरों के ग्राहक हैं, जहाँ की माना जाता है कि वास्तव में उनके पास परचेज पावर ज्यादा है और ज्यादा पैसे वो खर्च कर सकते हैं अच्छी गुणवत्ता की चीजों के लिए, उनसे अगर संपर्क करने के लिए किसान अपनी रणनीति बनाए, तो इसके लिए जो मौजूदा तकनीक है, जैसे व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, दूसरे जो साधन है, वो कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं और आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हरदम स्वागतीय है और भेजने में इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता और उत्पादक का अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो खाने की पवित्रता प्यार नहीं होगा। पवित्रता प्यार से आती है, पौष्टिकता प्यार से आती है। मैं समझ गया प्रेम सिंह जी, यानी कुल मिला के जो आप कह रहे हैं, कुल मिला के जो आप कह रहे हैं उसको मैं समाप्त करूं अगर, तो किसान निश्चित तौर पे समृद्ध होगा, लेकिन वो समृद्धि लाभ को लोभ तक न लेके जाएं, और वो अपने समाज और प्रकृति के प्रति जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसान अपनी किसानी करता है, तो निश्चित तौर पे उसको समृद्धि भी मिलेगी और वो समाज और प्रकृति के लिहाज से लाभदायक भी होगा। ये कहना है प्रेम सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी। हमारा समय अब समाप्त हो गया है, इसलिए मंडी.com से मुझे लेना पड़ेगा इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे प्रेम सिंह, बुंदेलखंड के बांदा जिले से, जो हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल अब मुझे मंडी.com से दीजिए इजाजत, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।